एक्सरसाइज 7.4 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट 27 रेज़ टू द पावर 304। इस तरह से और नंबर भी हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइकिल समझने की ज़रूरत है। 0 का साइकिल 1 है, 1 का साइकिल 1 है, 2 का साइकिल 4 है। इस तरह से डिफरेंट ईयर्स के 0 to 9 डिफरेंट साइकिल्स हैं। साइकिल जो है वो एक रिपीटिंग पैटर्न देता है। जब हम किसी नंबर की पावर को बढ़ाते हैं तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होता है वो कितने टाइम्स के बाद रिपीट होता है, ये उसका साइकिल होता है। तो यहाँ पे 27 रेज़ टू पावर 304 है। सबसे पहले तो हम जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको मालूम करने की खातिर 27 जो हमारे पास बेस में वैल्यू है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट जो कि 7 है, उसका साइकिल अगर हम चेक करें तो हमारे पास 4 है। तो साइकिल ऑफ 7 जो 27 का यूनिट प्लेस का डिजिट है, अगर वो 4 है और 304 जो कि हमारी पावर है उसको डिवाइड करें तो 304 4 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। हम चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, लिहाजा हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है इसको अगर मैं 7 जो कि हमारा यूनिट प्लेस वाला डिजिट था, बेस की वैल्यू, उसकी पावर बना देता हूँ तो फिर हमारे पास 7 रेज़ पावर 0 जो कि 1 आता है। लिहाजा यूनिट प्लेस पे हमारा जो डिजिट हुआ वो 1 हुआ। इसी तरीके से 108 में हमारे पास जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो है 8 का साइकिल हमारे पास बन रहा है 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 अगर हम डिवाइड करें पावर 33 को 4 पर, तो हमें पता है कि 33 4 पर डिवाइड जब करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 4, 4 टाइम 8 इज़ 32 और 3 में से 2 गया 1, तो हमारा रिमाइंडर आता है 1। ये जो 1 है इसको जब मैं 8 का पावर बनाता हूँ तो 8 का पावर बनाने की सूरत में हमारा आंसर आएगा 8 जो कि हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड है। इसी तरीके से 54 रेज़ टू पावर 203, तो यूनिट प्लेस का डिजिट हो गया 4 का साइकिल बनता है 2। पावर 203 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 1। हम कंफर्म कर सकते हैं डिवाइड करके। ये 1 अगर हम 4 का पावर बना दें तो हमारा आंसर आता है 4। लिहाजा यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह से 503 पावर 43 में यूनिट प्लेस का डिजिट 3 का साइकिल है 4 जब 43 पावर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 आता है। लिहाजा 3 जब हम यहाँ पे यूनिट प्लेस वाले डिजिट 3 का पावर बनाते हैं तो हमारे पास 27 आता है और 27 का यूनिट प्लेस 7 बनता है। तो यूनिट प्लेस का डिजिट हमारा 7 हो गया। तो मेरे पास बनेगा 9 पावर 12 और 8 की जब मैं स्केयरिंग करूँगा तो मेरे पास बनेगा 64 और 64 को जब मैं डिवाइड करूँगा 31 पे तो मेरे पास रिमाइंडर कैलकुलेटर के ज़रिए से 2 आएगा। अब जो मेरे पास 2 आया है तो दोबारा स्केयरिंग करने से 9 पावर 12 जो है वो 9 पावर 24 हो जाएगा और रिमाइंडर 2 जो है उसका स्केयर करें तो हमारे पास 2 रेज़ पावर 2 4 आता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसकी हम स्केयरिंग साथ साथ करते जा रहे हैं और अपने जो रिमाइंडर है मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 पावर 2 जो वो 4 आ रहा है रिमाइंडर की सूरत में। तो मैं अब 24 को बनाना चाहता हूँ 25। उसकी वजह ये है कि मैं 205 की तरफ मूव करना चाहता हूँ। तो मैंने 924 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे जो रिमाइंडर 4 था उसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन के दोनों तरफ। 4 टाइम 9 36 हो गया। 36 को जब हम 31 पे डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आता है। लिहाजा 9 पावर 25 मॉड 31, यानी कि अगर इस वैल्यू को हम 31 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। एक दफ़ा फिर हम स्क्वेयरिंग की तरफ जाते हैं। 9 पावर 25 स्क्वेयरिंग करने से 9 पावर 50 और 5 की पावर 2 करने से वो बनेगा जी 25। तो 9 पावर 50 को हम रिमाइंडर की सूरत में जब 31 पे हम उसको डिवाइड करते हैं तो 25 आ गया। अब मैं 9 पावर 50 जो मेरे पास है उसको भी दोनों साइड पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो लेफ्ट साइड पे तो 9 पावर 51 हो गया और राइट साइड पे 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 225।
225 को जब मैं 31 पे डिवाइड करता हूँ तो कैलकुलेटर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 8 आता है। अब एक दफ़ा फिर हम स्क्वेयरिंग करते हैं 951 पावर 2 और 8 पावर 2, तो 51 जो है वो 102 बन गया और 8 पावर 2 64। 64 को 31 पर डिवाइड करने की सूरत में वही आप कैलकुलेटर में ABC का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जब आपके पास डेसिमल में आंसर है तो आप उसको इस्तेमाल करके जो रिमाइंडर है वो मालूम कर सकते हैं, जो कि 2 आता है। एक दफ़ा फिर दोनों साइड पे स्केयरिंग, तो 102 का स्केयर 204 और यहाँ पे रिमाइंडर 2 जो है उसका स्केयर 2 रेज़ पावर 2 इज़ 4। तो अब हम तकरीबन 204 पे पहुँच चुके हैं और अब सिर्फ 205 बनाना है। तो दोनों साइड पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 204 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे राइट साइड पे जो रिमाइंडर लिखा हुआ है 4, उसको भी हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 टाइम 9 जो है वो हमारे पास 36 बन गया और 36 को 31 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 बनता है। लिहाजा 9 रेज़ पावर 205 जो है उसको जब हम 31 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बनेगा, जो कि हमारा आंसर है। तो की इसमें यही है कि हमने जो पावर 9 की 1 से स्टार्ट की थी उसको हमने 9 रेज़ पावर 205 बनाना है और राइट साइड पे हमारे पास जो रिमाइंडर फाइनल रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसके लिए जो क्वेश्चन है उसमें है 8 रेज़ टू द पावर 205 इज डिवाइडेड बाय 48। तो 48 कंपाउंड नंबर है, इसके लिए हम बायनॉमियल थ्योरम का सहारा लेते हैं। तो 8 रेज़ पावर 205 को जब 48 पर डिवाइड करें तो बेस के 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। पावर में 3 205 से मल्टीप्लाई होगा तो 615 बनता है। 615 के अगर हम दो टुकड़े करें, एक 4 और दूसरा 611, तो 2 पावर 4 जब वो 16 के बराबर बन जाएगा। ये 16 जब डिनोमिनेटर के 48 के साथ कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 2 रेज़ पावर 611 जो है उसको मैं ब्रेक करके 2 पावर 1 और 2 पावर 610 लिखता हूँ। तो पावर में 1 नहीं लिखा जाता, तो ये सिर्फ 2 रहेगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 610, डिनोमिनेटर का 3 एज इट इज। अब 2 रेज़ टू पावर 610 को मैं 2 पावर 2 और रेज़ टू द पावर 305 लिखता हूँ। 2 अगर 305 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 610 आता है। 2 पावर 2 लिखने की वजह थी कि मैं इसको 4 लिख सकूं, और 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1 की सूरत में। 3 प्लस 1 में से जो 3 है वो डिनोमिनेटर के 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, लिहाजा इस फॉर्मेट में लिखने का मकसद ये था। अब न्यूमरेटर का 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर का 3 एज इट इज। 3 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 305 पर हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। NC0 NC1 एंड सो ऑन के फार्मूला जो है हमारे पास, उसके मुताबिक 305C0 305C1 एंड फाइनली 305C3 एंड 5। ए और बी की वैल्यू की सूरत में 3 और 1 आएगा, और इनकी जो पावर है उसका रूल है ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर। 305 माइनस 0 या ये 3 का पावर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर का 0 जो है वो 1 का पावर बन जाएगा। और इसी तरीके से हम हर टर्म में 3 और 1 का पावर जो है वो लिखेंगे। फाइनली जो लास्ट टर्म है उसमें 3 रेज़ पावर 0, क्योंकि 305 में से 305 को माइनस करेंगे तो 0, और 1 का पावर 305। अब इसमें हमारे पास सारी टर्म्स में 3 मौजूद है, एक्सेप्ट जो लास्ट टर्म है उसमें ये जो 3 पावर 0 है ये 1 बन जाएगा। उसके अलावा पीछे की जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी, चूँकि इनके अंदर 3 किसी न किसी पावर की सूरत में मौजूद है, तो डिनोमिनेटर में ये जो 3 है इन सबको डिवाइड करता जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारे पास सम ऑफ रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म का रिमाइंडर हमारे पास 1 बना, क्योंकि इसका जो 3 है वो 3 पावर 0 की सूरत में ख़त्म हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास डिनोमिनेटर के 3 पर डिवाइड करने से 1 आया, और वो 1 जब इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फाइनल रिमाइंडर जो है वो 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें है इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर 2 raised to power 510 divided by 31 is k upon 31, find the value of k। तो 2 raised to power 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 5 और ब्रैकेट के बाहर 102 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 510 बनता है। अब 2 raised to power 5 लिखने का मकसद था कि मैं इसको 32 लिख सकूँ, तो 2 पावर 5 32 के बराबर होता है, जिसको ब्रेक किया जाए तो उसको हम 31 + 1 लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का मकसद ये था कि जो 1/31 की सूरत में 31 बाहर है वो इस 31 को कैंसिल कर सके। अब 1/31 एज इट इज़ और 31 + 1 raised to power 102 को हम बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए से एक्सपेंड करते हैं, तो NC0 और उसके बाद NC1 NC2 एंड और ये सिलसिला चलता जाएगा। आखिरी जो हमारे पास बायनॉमियल कोएफिशिएंट होगा वो NCN के हिसाब से 102 और नीचे भी 102। उसके बाद ए और बी की वैल्यूज़ हमने लिखनी है, ए की वैल्यू 31, बी की वैल्यू 1 और हर टर्म में 31 और 1 आएगा। उसके बाद इनकी पावर जब लिखेंगे तो 31 की जो पावर है वो ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, तो यहाँ पे 102 और यहाँ पे 1 की पावर में 0। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 102 - 1 विच इज इक्वल टू 101 और जो बी की सूरत में 1 मौजूद है उसका पावर नीचे का नंबर 1। और ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म में हमारे पास ए का पावर 102 - 102 0, ये 31 का पावर हो गया और बी की सूरत में जो 1 मौजूद है इसका पावर 102। अब अगर हम गौर करें तो हर टर्म में 31 मौजूद है सिवाय लास्ट टर्म के, क्योंकि लास्ट टर्म में 31 पावर 0 की सूरत में ये 1 बन जाएगा। 102C 102 वो ऑलरेडी 1 है और 1 पावर 102 भी 1 है, तो लास्ट टर्म हमारे पास 1 हो गई और उसके अलावा हर टर्म में 31 किसी न किसी पावर की सूरत में मौजूद है। तो बाहर का 31 आखिरी टर्म को छोड़ के सारी टर्म्स को डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर 0 आएगा। अलबत्ता जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास चूंकि 1 है लिहाजा वो 31 पर डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का फ्रैक्शनल पार्ट आखिरी टर्म की सूरत में 1/31 आ गया, क्योंकि बाकी सारी टर्म जो है वो इंटीग्रल होंगी, उनका जो है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 1/31 को जब हम अपने गिवन एक्सप्रेशन के 1/31 के साथ कंपेयर करते हैं तो 1/31 के 1/31 से कंपेयर करने की सूरत में k जो है वो 1 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि फाइंड द लास्ट 1 और 2 डेट्स 15 raised to power 8 के लिए हम अगर लास्ट 2 डेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो 100 पर डिवाइड करने की सूरत में जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे लास्ट 2 डेट्स होंगे। तो 15 को अगर मैं 100 पर डिवाइड करता हूँ तो 15 पावर 1 रिमाइंडर 15 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास 100 से कम है। अब अगर मैं दोनों साइड पे पावर को 2 तक रेज करता हूँ तो 15 पावर 2 225 बनता है और 225 जब 100 पर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 25 आएगा। अब हम जो है वो 15 पावर 8 की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो मैं दोनों साइड पे अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 पावर 2 15 पावर 3 बन जाएगा और जो रिमाइंडर 25 था उसको भी हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो बनेगा 375 और 375 100 पर डिवाइड करने की सूरत में रिमाइंडर हमको 75 देता है। अब दोबारा हम अगर दोनों साइड को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 पावर 3 15 पावर 4 बन जाएगा और रिमाइंडर 75 15 के साथ मल्टीप्लाई होने की सूरत में 1125 बनेगा, जो कि 100 पर डिवाइड करने की सूरत में रिमाइंडर 25 देता है। तो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है कि 15 पावर 2 था तो भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 25 आया और 15 पावर 4 है तो भी हमारे पास रिमाइंडर 25 आ रहा है। लिहाजा जब भी पावर जो है वो इवन है 15 की तो 100 पर डिवाइड करने की सूरत में रिमाइंडर 25 आ रहा है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब इसको 15 पावर 8 पर डिवाइड किया जाएगा तब भी हमारा रिमाइंडर 25 आएगा।
या ये भी किया जा सकता है कि इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें और 15 पावर 8 तक पहुंच जाएं, तो तब भी हमारा रिमाइंडर 100 पर डिवाइड करने की सूरत में 25 आएगा। दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑब्वियस है कि 15 पावर 2 की सूरत में भी 25 और 15 पावर 4 की सूरत में भी 25 रिमाइंडर आया है, लिहाजा 15 पावर 8 की सूरत में भी रिमाइंडर 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी में है 37 रेज़ टू पावर 7। तो इसमें जब हम 37 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो 37 पावर 1, उस सूरत में तो हमारा रिमाइंडर 37 ही आएगा क्योंकि 100 से कम है। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें तो 37 का स्क्वायर 1369, और इसको जब हम 100 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 69 आता है। अब हम 37 पावर 7 की तरफ बढ़ने की खातिर दोनों तरफ 37 से साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 69 जब 37 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बनता है 2553, और ये 100 पर डिवाइड होने की सूरत में हमको रिमाइंडर 53 देगा। अब दोनों साइड पर एक बार फिर 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 पावर 3 37 पावर 4 बन जाएगा, और 53 को 37 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1961, और 100 पर डिवाइड होने की सूरत में ये हमको रिमाइंडर 61 देगा। दोबारा 37 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 61 मल्टीप्लाइड बाई 37 2257, जो कि हमको रिमाइंडर 57 देगा। दोबारा 37 के साथ मल्टीप्लाई करने की सूरत में रिमाइंडर 57 जब 37 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2109, जो कि हमको रिमाइंडर 09 देता है। और इसके बाद जब हम आखिरी दफ़ा 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब 37 की पावर 7 बन चुकी है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 37, जो कि हमारा लास्ट रिमाइंडर था 9, 37 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 333 बन गया, जो कि 100 पर डिवाइड होने की सूरत में हमको रिमाइंडर 33 देता है। लिहाजा लास्ट 2 डिजिट्स 37 पावर 7 के 33 होंगे। (29 पावर 10 को जब हम डिवाइड करते हैं 100 पे तो पहला रिमाइंडर तो हमारे पास 29 ही आता है। उसके बाद जब 29 को हम पावर 2 बनाने की खातिर रिमाइंडर 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो 841 आएगा। इस सूरत में रिमाइंडर 41 हो गया। दोबारा 29 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में 41 रिमाइंडर 29 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1189, इसका रिमाइंडर 89 होगा। दोबारा 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 इंटू 29 2581, इसका रिमाइंडर 100 पर डिवाइड करने की सूरत में 81। दोबारा 29 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर 81 29 से मल्टीप्लाई होके 2349 बन गया, और अब रिमाइंडर 49 हो गया। और 2 पावर 5 29 पावर 5 की पावर 2 करें, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दें तो 49 का स्क्वायर हमारे पास 2401 बनता है, और 100 पर डिवाइड करने की सूरत में रिमाइंडर 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 29 पावर 10 जो है, इसको जब इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स बनते हैं वो 01 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि 98 पावर 50 प्लस 100 पावर 50 और 102 पावर 50 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अगर मैं 102 पावर 50 को बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए से एक्सपेंड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 2 अब 50C0 50C1 अप टू 50C5, ये हो गए बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। उसके बाद ए की बजाय 100, बी की बजाय 2 सारी टर्म्स के साथ लिखेंगे। ए का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर तो 50, बी की पावर यानी कि 2 उसका जो पावर है वो नीचे का नंबर 0। इसी रूल के तहत हम सारे ए और बी की पावर लिखेंगे। सेकेंड टर्म में भी 50 माइनस 1 से 49, और 2 का पावर जो है वो नीचे की वैल्यू 1। अब अगर हम गौर करें तो जो हमारे पास पहली टर्म है 50C0, ये हो गई 1। 100 पावर 50 जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 2 पावर 0 1 के बराबर है, तो 50C0 और 2 पावर 0 वो 1 के बराबर हो गया। और 100 पावर 50 जो हमने लिखा तो वो यहाँ पे हमारी लिखी हुई पहली वैल्यू के तो बराबर आ गया।
अब जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में हमारे पास बन रहा है 50C1। 50C1 को मैं जो है उसकी वैल्यू हो गई 50, अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, और 2 पावर 1 जो है वो 2 के बराबर, तो 2 50C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 100। और यहाँ पे जो बीच में 100 पावर 49 लिखा हुआ है, ये 100 पावर 49 इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 पावर 50। अब 100 पावर 50 ऑब्वियसली 98 पावर 50 से बड़ा है, लिहाजा हमारी जो एक्सपेंशन में दो टर्म्स हैं, वो दो टर्म्स जो हैं वो भी हमारे लेफ़्ट साइड पर लिखे हुए 98 पावर 50 और 100 पावर 50 से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि 102 पावर 50 ऑब्वियसली जो है वो 102 पावर 50 जो है वो 98 पावर 50 और 100 पावर 50 से ग्रेटर है। पार्ट बी के लिए हमें प्रूव करना है 47 पावर 30 प्लस 50 पावर 30 जो है वो 53 पावर 30 के मुकाबले में कम है या ज़्यादा, चेक करना है। तो अगर मैं 53 पावर 30 को ब्रेक करके लिखता हूँ पिछले सवाल की तरह, 50 प्लस 3 प्लस रेज़ टू द पावर 30, तो इसमें बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स 30C0, 30C1 और इस तरह से चलते चलते अप टू 30C30, फिर ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 3, और फिर उसके बाद उनकी पावर अगर मैं लिखूं तो पावर में ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 30 माइनस 0, 50 पावर 30, 3 का पावर 0। इसी रूल के तहत यहाँ पे इस 50 का पावर 30 माइनस 129 और 3 का पावर 1, और आखिरी टर्म में 50 का पावर 30 माइनस 30 से 0 और 3 पावर 30। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोएफिशिएंट है 30C0 जो कि 1 के बराबर है, 50 पावर 30 एज इट इज़, और 3 पावर 0 वो भी 1 के बराबर है। लिहाजा ये 50 पावर 30 जो है यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई वैल्यू जो कि 50 पावर 30 है उससे पहली टर्म ही उसके बराबर हो गई। सेकेंड टर्म को अगर हम देखें तो 30C1, उसमें 50 पावर 29 और 3 पावर 1, इसमें 30C1 जो है वो 30 के बराबर हो गया, और 30 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। 50 पावर 29 जो है वो एज इट इज़, 90 को हम ब्रेक करके लिखते हैं 40 प्लस 50। अब ये 50 जब इस 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50 पावर 29 और 50 पावर 1 50 पावर 30 से बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पे एडिशनली 40 भी है। तो ये वाली वैल्यू अगर 50 पावर 30 से बड़ी है तो 47 पावर 30 से तो ऑब्वियसली बड़ी हो गई। लिहाजा यहाँ पे लिखी जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी इस एक्सपेंशन की सेकेंड टर्म के मुकाबले में छोटी पड़ गई। तो इसके अलावा हमारे पास और एडिशनल टर्म्स भी हैं, तो ऑब्वियसली 50 पावर 30 जो है 53 पावर 30, जिसको हमने ब्रेक करके 50 प्लस 3 पावर 30 लिखा था, उनकी जो दो टर्म्स हैं वो मिला के ही 47 पावर 30 और 50 पावर 30 से बड़ी हैं। लिहाजा 53 पावर 30 47 पावर 30 प्लस 50 पावर 30 से ऑब्वियसली बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास के शो दैट 12 रेज़ पावर 15 प्लस 8 पावर 15 10 पर डिविजिबल है। 12 को अगर हम तोड़ के लिखें तो 10 प्लस 2 लिखा जा सकता है, और 8 को अगर हम तोड़ के लिखें तो 10 माइनस 2 लिखा जा सकता है। अब हम दोनों की बायनॉमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो 15C0, 15C1 अप टू 15C15, ये हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है उसके बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स हो गए। ए की बजाय 10 और बी की बजाय 2 है सारी टर्म्स के लिए। ए का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, जैसे 15 और 0। इसी तरह से सेकेंड टर्म में 15 माइनस 1 14, और नीचे की वैल्यू 1 2 का पावर। इसी तरीके से लास्ट टर्म में 15 से 15 में 15 माइनस 15 10 का पावर 0 और 2 का पावर 15। जो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट चल रही है 10 माइनस 2 पावर 15, इसको अगर हम बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के हिसाब से लिखें तो सबसे पहले 15C0, फिर 15C1 अप टू 15C15। बीच में चूंकि नेगेटिव साइन है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, पहले प्लस उसके बाद माइनस, और यूं हम चलते चलते लास्ट टर्म तक पहुंच जाएंगे।
तो इसमें भी रूल वही है, ए और 10 और 2 का जो पावर लिखने का है जिस तरह हमने पीछे लिखा। अब बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑड कोएफिशिएंट वाली टर्म्स हैं वो आपस में कट जाएंगी, यानी कि 15C1 प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी है, कैंसिल हो जाएगी। 15C15 भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी तो वो इवन कोएफिशिएंट्स वाले, यानी जैसे 15C0 है, 15C2 है और आखिर में 15C14। अब इन सब के साथ चूंकि इस तरह की दो दो टर्म्स हैं तो कोएफिशिएंट के तौर पर हमने सारी जो इवन कोएफिशिएंट्स वाली टर्म्स है उनके साथ 2 लिखा है। और इनमें ए और बी जो है बनते हैं 10 और 2, तो वो उनकी पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर के रूल के तहत 15 माइनस 0 15, और नीचे का नंबर जो 0 है वो 2 का पावर। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं हम उन्हें देख सकते हैं कि उनमें 10 मौजूद है। तो 10 पर डिवाइड करने से ऑब्वियसली वो जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 15 या 10 टू द पावर 13 या 10 टू द पावर 1 ये सारे के सारे 10 पर डिविजिबल हैं। तो सारी टर्म्स 10 पर डिविजिबल हो गई, लिहाजा रिमाइंडर इस सूरत में क्योंकि 0 आएगा, लिहाजा 12 प्लस 12 टू द पावर 15 और 8 पावर 15 का जो सम है वो 10 पर डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास तकरीबन वही क्वेश्चन जो भी हमने क्वेश्चन 6 में किया। 22 पावर 25 प्लस 18 पावर 25 को 20 पर डिविजिबल प्रूफ करना है। 22 को भी हम ब्रेक करते हैं, 20 प्लस 2 लिख देते हैं और 18 को ब्रेक करके 20 माइनस 2 लिखते हैं। अब अगर हम इसको बायनॉमिनल कोएफिशिएंट्स के हिसाब से जो है वो लिखें तो 25C0 25C1 अप टू 25C25 और उसके बाद ए की बजाय 20 और बी की बजाय 2 सारी टर्म्स में। उसके बाद ए और बी यानी कि 20 और 2 का पावर, ए का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 25 माइनस 0 25 और बी यानी कि 2 उसका पावर नीचे का नंबर 0। इसी रूल के तहत सेकेंड टर्म में भी 20 का पावर 25 माइनस 1 24 और बी जो 2 है उसका पावर 1। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो इस एक्सपेंशन में आएगी 25 माइनस 25 20 का पावर 0 और 2 का पावर जो है वो नीचे का नंबर 25। अब जो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट थी 20 माइनस 2 पावर 25, उसको अगर हम लिखें तो पहली टर्म 25C0 फिर 25C1 और इस तरह से 25C25 लास्ट टर्म। तो इसमें हमारे पास जो ऑड वैल्यू बनेगी, जो पावर ऑड होगी 2 की, उसमें नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 की सूरत में। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 का पावर 25 है, उसमें भी पावर 8 बन गया तो बाहर नेगेटिव साइन आ गया, लिहाजा ये नेगेटिव टर्म ऊपर की पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल। इस तरह से ये नेगेटिव टर्म भी ऊपर की पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ऐड करने से जो इवन कोएफिशिएंट्स हैं यानी कि 25C0 25C0 2 25C0 और ए और बी अपनी पावर समेत यानी कि 20 पावर 25 और 2 पावर 0 एज इट इज़। इसी तरह से अगली इवन टर्म हमारे पास 25C2 होगी, जब इनको ऐड करेंगे तो 2 25C2 और 20 पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 23 बी की पावर नीचे का नंबर 2 और लास्ट हमारे पास इवन टर्म होगी वो 25C24, उसके साथ भी 2 आ जाएगा और 20 का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 25 माइनस 24 1 और नीचे का नंबर जो है 2 उसका पावर 24। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सारी टर्म्स में हमारे पास 20 जो है वो मौजूद है। तो जब 20 मौजूद है तो 20 पर डिवाइड करने से वो बहरहाल 20 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जी ये जो हमारे पास सम है 22 पावर 25 और 18 पावर 25 ये 20 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 पावर 103 को हमने 13 पर डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या इस सूरत में आएगा। तो बायनॉमिनल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए 5 पावर 103 को जब 13 पर डिवाइड करें तो 5 पावर 103 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 102
तो पावर में तो 1 नहीं लिखते होते। इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो 5 एज इट इज़, और 5 पावर 102 को मैं 5 पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 51 लिख देता हूँ। 51 इंटू 2 से 102 आएगा। 5 पावर 2 को 25 लिखा जा सकता है और 25 को 26 माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो ये असल मकसद था 5 की पावर को ब्रेक करने का। 26 में ख़ास बात यह है कि ये नीचे की वैल्यू 13 से डिविजिबल है। तो अब ऊपर न्यूमरेटर का 5 ये भी बाहर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का 13 ये नीचे लिख देते हैं। तो 26 पावर 26 माइनस 1 पावर 51 जो है, इसको हम बायनॉमियल कोएफिशिएंट से अगर एक्सपेंड करें तो 51C0, 51C1 अप टू 51C51, और A और B की वैल्यू 26 और 1 सारी टर्म्स के साथ। उसके बाद A का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 51 माइनस 0 एंड 0। इसी तरीके से A की पावर 51 माइनस 1 50 और B का पावर 1। लास्ट टर्म में भी 51 माइनस 51 A का पावर यानी कि 26 का पावर 0 और 1 जो है जो कि B की वैल्यू है, तो वो हमारे पास उसका पावर और नीचे का नंबर 51। अब हम देख सकते हैं कि इनमें सारी टर्म्स जो हैं उनमें 26 मौजूद है और 26 जो है वो नीचे के नंबर 13 पर डिविजिबल है, सिवाय जो हमारे पास लास्ट टर्म है 51C1 26 पावर 0 और 1 पावर 51। अब ये वाली वैल्यू कम्प्लीटली जो है वो 1 के बराबर होगी, क्योंकि 51C1 1 के बराबर, 26 पावर 0 भी 1 के बराबर, 1 पावर 51 भी 1 के बराबर। तो हमारे पास ये 1 जब बाहर वाली वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा -5, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है। तो -5 और नीचे का डिनोमिनेटर जब वो 13 एज इट इज़, तो -5 जो है वो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए अगर ये वाली वैल्यू 13 पर डिवाइड की जाए। लेकिन हम -5 जो है वो तो रिमाइंडर के तौर पर नहीं लेते होते, पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। तो उसके खातिर -5 जो है उस रिमाइंडर को हम अपने डिवाइज़र 13 इसके साथ ऐड कर देते हैं, और -5 जब हमारे डिवाइज़र 13 के साथ ऐड होगा तो आंसर आएगा +8, जो कि हमारा एक वैलिड रिमाइंडर है। लिहाजा जो -5 हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम अपने डिवाइज़र 13 पर डिवाइड करके आंसर जो है वो +8 लेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको कहा गया है 17 पावर 1717 को हमने डिवाइड करना है 9 पर, और इस सूरत में जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमने मालूम करना है। तो 17 पावर 1717 को मैं ब्रेक करता हूँ, 17 इंटू 17 पावर 1716, और अब जो हमारे पास पहला 17 है वो तो एज इट इज़, दूसरा 17 18 माइनस 1 लिखता हूँ। 18 माइनस 1 लिखने का मकसद नीचे वाला जो 9 है वो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो 17 न्यूमरेटर का ये भी बाहर और डिनोमिनेटर का 9 वो भी बाहर। 18 माइनस 1 पावर 1716 को बायनॉमियल थ्योरम के जैसे एक्सपेंड करते हैं, 1716C0, इस तरह से 1716C1, और चलते चलते लास्ट टर्म 1716C1716। उसके बाद A की वैल्यू 18, B की वैल्यू 1, ये हम सारी टर्म्स में लिखेंगे, और फिर उसके बाद इनका जो पावर है ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 1716 माइनस 0 1716 और 0 नीचे का नंबर, और ये इस तरह से हमने सारे A और B की पावर को लिखना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में भी 1716 माइनस 1716 पावर 0 हो गया और नीचे का नंबर 1716। तो हम देख सकते हैं कि इन सारी टर्म्स को हम 9 पर डिविजिबल कर सकते हैं, क्योंकि 18 सब में मौजूद है, लेकिन सिर्फ लास्ट टर्म में 18 मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 का पावर 0 बन गया है। तो 18 पावर 0 1 के बराबर हो गया। 1716C 1716 ऑलरेडी 1 के बराबर है, और 1 पावर 1716 1 के बराबर। लिहाजा हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है ये बाहर वाले 9 पर डिवाइड नहीं होगी। उसके अलावा सारी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी 9 पर डिविजिबल है। तो इस हिसाब से हमारा जो रिमाइंडर है वो 17, बाहर वाले 17 को जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ
न्यूमरेटर में 17 बचता है और नीचे 9, लिहाजा हमारा जो रिमाइंडर है वो +17 है जब हम 9 पर डिवाइड करें। लेकिन 17 को तो हम 9 पर फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 को जब मैं 9 पर डिवाइड करता हूँ तो 9 1s आर 9, और 9 को जब मैं यानी कि इसकी अगर हम थोड़ी सी वर्किंग कर लें, यानी कि 17 को मैं अंदर लिखूँ, 9 को बाहर लिखूँ, तो 9 1s आर 9, क्योंकि 9 2s आर 18, वो तो ग्रेटर हो जाएगा 17 माइनस 9 8, लिहाजा हमारा जो रिमाइंडर बनता है वो फिर 8 बनता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूज बायनॉमियल थ्योरम टू फाइंड विच वन इज ग्रेटर 1 पावर 1.1 पावर 1 विथ 4 जीरोस और 1 विथ 3 जीरोस। तो 1.1 पावर 1 विथ 4 जीरोस को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1 विथ 4 जीरो, यूनिट 10 100 1000 10,000। तो ये अब हमारे पास, जब इसको मैं बायनॉमियल थ्योरम के जरिए से लिखता हूँ तो 10,000 C 0, उसी तरह से 10,000 C 1, और लास्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट 10,000 C 10,000। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.1 सारी टर्म्स के साथ लिखेंगे, और उसके बाद ए का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, और यहाँ पे भी इसी तरह से ऊपर का नंबर और माइनस नीचे का नंबर, और बी की पावर नीचे का नंबर। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म को कंसिडर करूं तो वो तो 10,000 C 0 1, बात की जो दो टर्म्स हैं वो भी चूँकि यहाँ पे A1 है और दूसरी टर्म में पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो गए। तो हमारे पास 10,000 हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 आ गई। सेकंड टर्म जो कि हमारे पास 10,000 C1 है, उसका आंसर आया जी 10,000। 1 पावर 999 का आंसर 1, 0.1 पावर 1 0.1 के बराबर, 0.1 जब 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1000। अब ये 1000 पिछली टर्म 1 के साथ मिलके ही हमारा जो सेकंड वैल्यू 1000 है उससे बड़ी हो गई। तो अगर दो टर्म्स का सम ही इससे 10,000 से बड़ा हो गया 1000 से, तो इसका मतलब 1.1 टू द पावर 10,000 इससे कहीं बड़ा होगा 1000 से। तो ये जो है प्रूव हो गया कि 1.1 पावर 10,000 इज मच ग्रेटर देन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है शो दैट 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8 इंटू एन माइनस एन जो है ये 64 पर डिविजिबल है। इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से करते हैं। 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस n, अगर हम इसको 64 पर डिवाइड करें फॉर n इज इक्वल टू 1 तो 9 पावर 1 प्लस 1 बनता है, 8 इंटू 1 माइनस 9, 9 पावर 2 जो है वो 81 हो जाएगा, और माइनस 8 और माइनस 9 मिलकर माइनस 17, 81 माइनस 17 से 64 बनता है, जो कि नीचे के नंबर 64 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आंसर हमारा 1 आ गया जो कि एक इंटीजर है। स्टेप 2 में हम रिजल्ट को k के लिए सच मानते होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है हम उसकी बजाय k लगा देंगे, तो 9 पावर k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 9, और ये हमने एक इंटीजर मान लिया। अब स्टेप 3 में इसी रिजल्ट को हम k प्लस 1 के लिए कंसिडर करते हैं। k प्लस 1 को अगर k प्लस 1 से यहाँ पे जो 9 पावर n प्लस 1 है, n को अगर मैं k प्लस 1 से रिप्लेस करता हूँ तो k प्लस 2 बन जाएगा। माइनस 8n जो है वो 8 इंटू k प्लस 1, और 9 और 64 जो है वो एज इट इज़। तो 9 पावर k प्लस 2 को मैं ब्रेक करके लिखता हूँ 9 पावर k प्लस 1 इंटू 9, 8 को मैं अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस 8 के माइनस 8, और माइनस 9 जो है वो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का 64 जो है वो भी एज इट इज़। तो 9 पावर k प्लस 1 इंटू 9, और इसके साथ अब जो मेरा ट्रिक स्टेप है वो ये है कि मैं से माइनस 72 के माइनस 81 और इस 72 के प्लस 81 ये अपनी तरफ से एक्सक्यूज मी माइनस 72 के माइनस 81 और 72 के प्लस 81 अपनी तरफ से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो ये करने का मकसद ये था कि ये हमारे पास नीचे के नंबर 64 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हमने एक चीज़
यानी कि 72k प्लस 81 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐसा करने से हमारे पास जो टर्म्स की फॉर्मेशन बनती है वो 9 पावर k प्लस 1 इंटू 9, इनमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। इसी तरीके से जो मेरे पास माइनस 72k है उसमें से भी 9 कॉमन ले सकता हूँ, और 81 जो है उसमें से भी 9 कॉमन ले सकता हूँ। बाहर अगर ये दिया जाए तो 9 पावर k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, 72k जो है वो 8k हो जाएगा, और 81 जो है वो 9 हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं तो वो 72k और 8k मिला के 64k बनती हैं, और 81 और 17 मिला के 64 बनती है। तो 64 को मैं दोनों के नीचे लिख देता हूँ। अब 64 पहले फ्रैक्शन को तो स्टेप 1 की वजह से डिवाइड करता है, 9 बाय मल्टीपल की सूरत में अगर हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है या फ्रैक्शन है वो उसमें से 64 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर का 64 नीचे की 64 से कट जाएगा और सिर्फ k प्लस 1 रह जाएगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो तो स्टेप 2 की मदद से इंटीजर है, और k प्लस 1 जो है वो ऑब्वियस इंटीजर है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन जो था वो n की हर वैल्यू के लिए 64 पर डिविजिबल है। नंबर 12 के लिए भी हमारे पास जो मेथड है वो पिछले सवाल की तरह ही है कि हमें प्रूव करना है a माइनस बी जो है वो a n माइनस बी एन का फैक्टर है, या दूसरे लफ्ज़ों में a n माइनस बी एन अपान a माइनस बी हमको एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो n की वैल्यू 1 के लिए ऑब्वियस है a पावर 1 माइनस बी पावर 1 a माइनस बी बन जाएगा, जो कि नीचे वाले a माइनस बी पर डिविजिबल है, और आंसर 1 आ जाएगा। तो हम k के लिए इस रिजल्ट को सच मानते हुए a पावर k माइनस बी पावर k को a माइनस बी पर डिविजिबल मानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारा आंसर एक इंटीजर आएगा। अब हम n को k प्लस 1 से अगर रिप्लेस कर दें और इस रिजल्ट को कंसीडर करें तो हमारे पास ट्रिक स्टेप ये है कि इस सवाल में a b k मैं ऐड भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ मिडल में। ऐसा करने से हमारे पास जो शुरू की दो टर्म्स हैं उनमें अगर मैं कॉमन ले लूँ बल्कि पहले ब्रेक कर दूँ, यानी कि a पावर k प्लस 1 को a पावर k इंटू a लिख दिया, और इसी तरीके से b पावर k प्लस 1 को ब्रेक करके b पावर k इंटू b लिख दिया। अब हम पहली दो टर्म्स में से a कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर a k माइनस b के रह जाएगा, और दूसरी दो टर्म्स में से हम b पावर k कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर a माइनस b रह जाएगा। नीचे वाले a माइनस b को इन दोनों के नीचे अलग-अलग अगर लिख दें तो ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो तो इस स्टेप 1 के ज़रिए से इंटीजर है, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास b पावर k रह जाएगा जो कि ऑब्वियस इंटीजर है। तो सम ऑफ टू इंटीजर ये जो है ये स्टेप 2 से इंटीजर, और b पावर k ऑब्वियस इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो यही हमको प्रूव करना था कि ये रिजल्ट n की हर वैल्यू चाहे k हो या k प्लस 1 उसके लिए a माइनस बी पर डिविजिबल है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 13 के लिए शो करना है कि 6 पावर n प्लस 3 माइनस 18 पावर n माइनस 6 पर डिविजिबल है। बुक में यहाँ पे 18 की बजाय 8 गिवन है, लेकिन वो अगर हम लिखें तो वो रिजल्ट 6 पर डिविजिबल नहीं बनता, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए भी नहीं बनता। तो अगर हम उसको 18 कर दें तो इन ऊपर की तीनों टर्म्स में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं और नीचे के 6 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और इस सूरत में हमारे पास जो आंसर रह जाएगा वो ऑब्वियस इंटीजर है। तो बुक में चूंकि आंसर ठीक नहीं है, माइनस 18 की बजाय जो 8 है उससे वो नंबर 6 पर डिविजिबल नहीं बनता, तो इसमें यह सिंपल सा चेंज किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसको अगर क्वेश्चन ठीक हो तो फिर मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए से किया जा सकता है।